नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने वाइल्ड लाइफ एक्ट देखा था, साथ में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट देखा था। इस वाले में हम बात करेंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि किस वर्ष में उसे लागू किया गया। तो 1986 में। एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी क्या कमियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या किस धारा के अंतर्गत क्या क्या चीज इसमें है, पूरा डिटेल में रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले इसका परिचय पढ़ते हैं। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे ईपीए शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं कहूं कह सकता हूं, ये बेसिकली 1986 में 1986 में, याद रखिएगा कब, 1986 में बेसिकली आपका क्या किया गया था, लाया गया था। और इसका उद्देश्य ये था कि भैया पर्यावरण की क्या की जा सके, सुरक्षा की जा सके, साथ में पर्यावरण में क्या किया जा सके, सुधार किया जा सके, उसके लिए इसे लागू किया गया था। अब बात करते हैं द एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे स्टैब्लिश किया था अथॉरिटी टू चार्ज विद mandate of preventing environmental pollution in all form. It tackle to specific environmental problem to peculiar to different part of country. जो भी पॉल्यूशन से रिलेटेड समस्याएं, पर्यावरण से रिलेटेड समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए बेसिकली केंद्र सरकार ने इस लॉ को लागू किया। अब ये एक्ट जो है, इसमें आपके क्या है, कई सुधार भी हैं। संरक्षण और सुधार हेतु सबसे व्यापक तरीका था ये, और इसमें कई चीजें हैं जो हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसकी पृष्ठभूमि की बात करूं, कब कैसे बनाया गया, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी। यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड, कहां पे, स्टॉकहोल्म में, है ना। कहां पर हुई थी, स्टॉकहोल्म में 1972 में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, स्टॉकहोल्म सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जो कि 1972 में हुआ था, है ना। तो ये वहां पर जो आपका कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का था, इसका प्रभावी करने किया था। वहीं से आपका इंडिया ने क्या किया, आपका चालू कर दिया, है ना। और इसी एक्ट को हमने क्या किया, लागू किया। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किससे इंस्पायर है, तो जाहिर सी बात है भैया, स्टॉकहोल्म जो आपकी कॉन्फ्रेंस थी, वहां से आपका वो हुआ था, ठीक है। इसके बाद इसके संवैधानिक प्रावधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें, तो ये एक्ट किसके अंदर आता है, आर्टिकल 253, किसके अंदर आता है, आर्टिकल 253 अनुच्छेद 253 के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, है ना, क्वेश्चन पूरा पूछा जाएगा, किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 253 आता है, और जो कि अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी करने के लिए कानून का प्रावधान करता है। इसी प्रकार आर्टिकल 41A अनुच्छेद 48 ये स्पेसिफिक करता है कि हैंड ओवर द प्रोटेक्ट, इंप्रूव द एनवायरनमेंट, सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ कंट्री। इसके अंतर्गत जो आपका है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिए देश के वनों और वन जीवों की रक्षा करने का क्या करेगा, आपका प्रयास करेगा बेसिकली। तो आर्टिकल ध्यान रखिएगा 253 और आर्टिकल 48A, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार आर्टिकल 51A फर्दर प्रोवाइड एवरी सिटीजन सेल्फ प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। जितने हमारे लोग हैं, सभी नागरिक पर्यावरण की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, ये आर्टिकल 51A में आता है। इसके बाद द एक्ट इज एप्लीकेबल टू वोल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में भी अब ये एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा, है ना, जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। चलिए, बात करते हैं इसमें साइलेंट फीचर्स की, के विशेषताएं क्या है एपीए की, जो कि इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि भैया आप एक फॉरेस्ट रेंजर बन रहे हो, एसीएफ बन रहे हो, तो आपको इसकी विशेषता पता होनी चाहिए। चलिए विशेषता की बात करते हैं। तो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले तो हम बात करेंगे केंद्र सरकार की शक्तियों के बारे में। तो केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों के साथ मिलकर पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए आवश्यक सभी उपाय करने की शक्ति होगी। मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट को उठा लो, साथ में आपका स्टेट गवर्नमेंट, दोनों मिलकर
आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से एक दूसरे से पटती हो उस हिसाब से, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू, इसके अलावा केंद्र सरकार को और अधिकार क्या क्या है, प्लान एंड एक्सिक्यूट द नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल अबैटमेंट ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन। तो एनवायरमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना कौन बना सकता है, केंद्र सरकार बना सकती है ना, कि भैया ये चीज लागू कर दी, कुछ भी लागू कर सकती है, वो केंद्र सरकार के हाथ में। इसी प्रकार ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट इट्स वेरियस एस्पेक्ट, इसके अलावा पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न पहलुओं पर क्या कर सकती है, मानक बना सकती है कि भैया इतने एरिया में इतने पेड़ होने चाहिए इस तरह से, या फिर पुरानी गाड़ियों पे बैन लगा दिया जाता है, जिससे आपने देखा होगा दिल्ली में, है ना। तो ये कौन करता है, केंद्र सरकार के अधिकार है। इसके अलावा ले डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ एमिशन डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वेरियस सोर्सेस, भैया जो आप पर्यावरण प्रदूषण निकालते हो उसके उत्सर्जन और निर्वहन के लिए मानक धारित कर दिए जाएंगे कि इतने साल पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी, बैन हो जाएंगी। एनजीटी देख रहा होगा आपने, कई बार वो दे देता है कि इतने साल पुरानी गाड़ियां बैन कर दी जाएं, क्योंकि वो धुआं ज्यादा छोड़ती हैं, पॉल्यूशन ज्यादा फैलता है ना। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी एक मानक ले आए कि चिमनी में ये चीज वाली चिमनी होनी चाहिए जो बाकी चीज को अपने अंदर ही रखे, और जो लेस कह सकते हो आपका खतरनाक है, कम खतरनाक चीजें हैं वही एनवायरनमेंट में जाएं, है ना। पानी में रोकने के लिए जाली या इस तरह से कुछ प्रबंध किया जाए, तो ये सब कौन करता है, केंद्र सरकार करता है। इसी प्रकार उन क्षेत्रों पर कुछ सुरक्षा उपाय के लिए अधीन प्रतिबंध लगाना जिन किसी उद्योग समूह प्रक्रिया को संचालन हो रहा है। तो भैया कहीं पर एरिया ऐसा है जहां पर एनवायरनमेंट को बहुत लॉस हो रहा है, तो कई बार आपने देखा होगा इंडस्ट्री पर ताला लग जाता है, बैन लग जाता है, इंडस्ट्री वहां से हटवा दी जाती है, बंद करवा दी जाती है ना, अगर वहां पर क्या होता है पर्टिकुलर वो चीज नहीं हो पाती है। इसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट ऑफिसर अंडर दिस एक्ट वेरियस पर्पस एंड इंटरेस्ट देम विथ करस्पॉन्डिंग पावर एंड फंक्शन। तो भैया केंद्र सरकार क्या कर सकती है, अधिनियम के तहत किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकती है, और वो अधिकारी क्या करेगा, उसके पास पूरी पावर रहेगी, उसके हाथ में जो रहेगा, आपकी इंडस्ट्री में आया, बोला कि नहीं आप पर प्रदूषण ज्यादा फैला रहा है, आपकी इंडस्ट्री सील करके चला जा सकता है, उसके पास इतनी पावर हो सकती है, ठीक है। बात करते इसी में अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार को निम्नलिखित निर्देश देने की शक्ति है। अब क्या क्या शक्तियां हैं हमारे केंद्र सरकार को, पहला है क्लोजर प्रोविजन रेगुलेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री एंड ऑपरेशनल प्रोसेस। जैसे अभी मैंने बताया केंद्र सरकार चाहे भैया बड़े से बड़ा कोई भी मंत्री हो या कोई भी संतरी हो, कोई भी बड़ा आदमी हो, उसकी इंडस्ट्री को बंद करवा सकती है ना। इसी प्रकार स्टॉपेज और रेगुलेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर एंड अदर सर्विस, भैया पानी का कनेक्शन कटवा देगी इंडस्ट्री का, नहीं मानोगे, लाइट का कनेक्शन कटवा सकती है। तो इतनी पावर होती है केंद्र सरकार को, है ना, अगर किसी से लड़ने पे आ जाए। इसी प्रकार रिस्ट्रिक्शन ऑन पॉल्यूएंट डिस्चार्ज, जो आप अपना प्रदूषक उत्सर्जन करते हैं, वेस्ट जो होता है इंडस्ट्रीज का, उस पर भी क्या कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है। वही लिखा है कि नो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन शैल डिस्चार्ज emit or permit to discharge emit any environment pollution excess of the prescribed standard। जो मानक है उससे ज्यादा अगर कोई इंडस्ट्री या व्यक्ति कोई संगठन करता है तो उसको क्या कर सकती, बैन कर सकती है, अनुमति नहीं होती है ना। ये चीज भी देखना होगा आपको। इसके अलावा प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अनुपालन जो करवाएगी, है ना, कंप्लायंस विथ प्रोसीजरल सेफगार्ड, वो कौन करवाती है, केंद्र सरकार कराती है। कोई व्यक्ति प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करते हुए पाया गया या निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया, बिना किसी खतरनाक पदार्थ को नहीं रखेगा, है ना। अगर आप क्या कोई ऐसी चीजें हैं आग लग सकती है तो आपको आग बुझाने वाले संयंत्र आपके उसमें सेफ्टी नॉर्म्स में रखने होंगे, है ना, तभी आप क्या कर सकते हो, फैक्ट्री खोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपने देखा होगा पटाखे बनाने वाली जो दुकान भी लगाता है तो बाकायदा रेत और आपका क्या फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, अग्निशामक होता है, वो लगवाया जाता है ना। वैसे यहाँ पे भी है, अगर आप फैक्ट्री वैक्ट्री ऐसी खोल रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जो मटेरियल निकलेगा उनसे निपटने के लिए पहले से आपके पास क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन, तो भैया प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां भी केंद्र सरकार को है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को, किसी भी अधिकारी को क्या कर सकती है, राइट कर देगी बिना किसी
डिमांड नेसेसरी के वो आपके प्लेस में आ सकता है, घुस सकता है बिना उसके, है ना। फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कंप्लीशन एनी ऑर्डर नोटिफिकेशन एंड डायरेक्शन गिवन अंडर द एक्ट, भैया कहीं पे कार्रवाई करवानी है, आपका कारखाना खुला हुआ है, हमारे पास नोटिस आया, जाओ भैया जांच के आओ, तो आपसे हमको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। परमिशन कौन देगा हमें? केंद्र सरकार परमिशन देगी, जाओ भैया यहाँ पर छापा मारना है, ठीक है। इसी प्रकार फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिन इफ रिक्वायर सीजिंग, अब अगर लगता है कि भैया कुछ हानिकारक चीजें हैं तो उसको जब्त भी किया जाएगा बेसिकली, है ना। इसके अलावा एनी इक्विपमेंट इंडस्ट्री प्लांट रिकॉर्ड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट में बी फर्निश एविडेंस ऑफ कमीशन एंड ऑफेंस पनिशमेबल अंडर दिस एक्ट। अगर आपको लगता है कार्रवाई के दौरान कि आपने कुछ ऐसी चीज की है तो आपका क्या होगा, तुरंत आपको दंड मिल जाएगा, दंडनीय अपराध हो जाएगा। उसके लिए आपका जो जो चीजें हैं सबको वो जब्त कर सकते हैं, चाहे वो रजिस्टर्स हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे आपका जो भी हो जिसमें डाटा है कि इतना मटेरियल आया था, इतना हमने वो किया, इतना वेस्टेज निकल गया, है ना। तो वो आपका जो ऑफिसर रहेगा, जो टीम रहेगी पूरी की पूरी, वो जब्ती कर सकती है और कार्रवाई कर सकती है। इसी प्रकार एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनवायरमेंट लैबोरेटरी, पर्यावरण प्रयोगशाला की भी स्थापना करी जाएगी, है ना, इस एक्ट के अंतर्गत। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द एक्ट दिस इंटेंडेड टू एस्टेब्लिश एनवायरमेंटल लैबोरेटरी, तो पर्यावरण प्रयोगशाला स्थापित करना होगा इस एक्ट के अंतर्गत। के अलावा रिकॉग्नाइज एनी लैबोरेटरी और इंस्टीट्यूट एज एनवायरमेंट लैबोरेटरी टू कैरी आउट द फंक्शन ऑफ सच लैबोरेटरी, तो जो पहले से प्राइवेट चल रही है, गवर्नमेंट चल रही है, उसको भी वो क्या बना सकती है, पर्यावरण प्रयोगशाला की मान्यता दे सकती है, ठीक है। इसके अलावा द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो एंटाइटल्ड टू मेक रूल स्पेसिफाइंग द फंक्शन ऑफ एनवायरमेंटल लैबोरेटरी, ये जो आपकी प्रयोगशाला रहेगी उसका क्या काम रहेगा, उसका अधिकार का भी क्या बना सकती है, नियम बना सकती है कि भैया पर्टिकुलर लैबोरेटरी में ये चीजें होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं, बात करते इसी में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति भी करेगी भैया लैबोरेटरी में, अब है ना। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये सैंपल लेगा हवा का, पानी का, मिट्टी का और जो दूसरे सब्सटेंस है और उसको कहाँ भेजेगा, एनवायरमेंट लैबोरेटरी में भेजता है और पूरा का पूरा उसकी जांच रिपोर्ट देता है ना। फिर पेनल्टी फॉर ऑफेंस, अगर इस एक्ट को कोई ब्रेक करता है तो उस पर आपको क्या मिलेगा, दंड मिल सकता है ना। तो नॉन कॉम्प्लायंस और कंस्टिफिक्शन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट इस ऑफेंस, अगर इस अधिनियम का कोई भी प्रावधान का पालन नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई स्टैंडर्ड मान के चलो, एक स्टैंडर्ड दिया है पानी के लिए, वेस्टेज के लिए, इतना वेस्ट आप निकाल सकते हो, पर्टिकुलर लिमिट में इतना सारा केमिकल होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो बेसिकली आपका क्या होगा, उससे ज्यादा अगर होगा तो आप पर क्या हो सकती है, दंडनीय कार्रवाई हो सकती है ना। इसी प्रकार एनी ऑफेंस अंडर दिस ईपीआर पनिशेबल विद इम्प्रेसमेंट ऑफ अप टू 5 ईयर एंड फाइन अप टू 1 लाख रुपी एंड बोथ, 5 साल की सजा हो सकती है अगर आप पाए जाते हैं तो आपको इस प्रावधान के अंतर्गत 5 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों भी हो सकता है। तो भैया आप कारखाना लगाएं तो बाकायदा सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान रखें, कम से कम पॉल्यूशन आपके कारखाने से, फैक्ट्री से निकलना चाहिए। अगर आप पकड़े गए या एक स्टैंडर्ड से ज्यादा पॉल्यूशन आपके यहाँ से निकल रहा होगा तो आपको 5 साल की जेल और कितने लाख का जुर्माना, 1 लाख का जुर्माना या दोनों भी हो सकता है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है ऑफेंस बाय कंपनी, कंपनियों द्वारा अगर अपराध होता है, पेनी कमिटेड बाय कंपनी एवरी पर्सन डायरेक्टली टू चार्ज ऑफ कंपनी, मतलब जो डायरेक्टर होगा है ना उस टाइम पे, वो उससे क्या माना जाएगा, गिल्टी माना जाएगा, है ना। बेसिकली अपराध के समय पर नियुक्त वह व्यक्ति जो कंपनी का सीधा प्रभारी होगा वही दोषी माना जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप उस कंपनी के हेड हैं, है ना, मालिक कोई और है, लेकिन माना कौन जाएगा, आप माने जाएंगे अपराधी, है ना। चलिए इसी प्रकार ऑफेंस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभागों द्वारा अगर अपराध होता है, इफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी शैल बी डिपार्टमेंट एज द गिल्टी, तो अगर कोई डिपार्टमेंट से हुआ गवर्नमेंट के, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आप रेलवे से हो, तो रेलवे में अगर ऐसा कुछ काम किया, पॉल्यूशन बढ़ गया है, कुछ हो गया, तो जो एचओडी होगा उस डिपार्टमेंट का, उसको उठा के ले जाएंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एनी ऑफिसर अदर देन एचओडी इफ प्रूवन गिल्टी शैल आल्सो बी लायबल टू
प्रोसीड अगेंस्ट द पनिशमेंट अकॉर्डिंगली। अगर उस विभाग का प्रमुख का एचओडी के अलावा कोई दूसरा अधिकारी भी क्या होता है, दोषी साबित हो जाता है कि सर दुबे जी की परमिशन थी, शर्मा जी की परमिशन है ना, ठाकुर जी की परमिशन थी, इस तरह से, तो ठाकुर जी भी जाएंगे, दुबे जी भी जाएंगे। तो बेसिकली वही चीज है, एचओडी के अलावा भी दूसरे अधिकारी भी जा सकते हैं अगर आप क्या हो जाते हैं, गिल्टी हो जाएंगे। एचओडी तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके साथ में जो दूसरे हैं वो भी जा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अपराधों का संज्ञान की बात करते हैं। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट द कंप्लेंट मेड बाय, है ना। अब इसमें किसके मेड बाय, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट या एनी अथॉरिटी जो करती है कंप्लेंट, तो बेसिकली किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा बशर्ते अगर कौन कंप्लेन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रही है या कोई आपका प्राधिकरण की ओर से आ रहा है, या फिर कोई भी न्यायालय अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्ति जो केंद्र सरकार उसके प्रतिनिधि को 60 दिनों का नोटिस सौंपने के पश्चात न्यायालय के पास आया हो, वो जा सकता है बेसिकली, है ना। तो एनी पर्सन हु हैज अप्रोच्ड द कोर्ट आफ्टर 60 डेज नोटिस हैज बीन फर्निश्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑन इट्स बिहाफ। 60 दिनों का नोटिस, ध्यान रखिएगा कितने दिनों का नोटिस, 60 दिनों के नोटिस के बाद, ठीक है। चलिए अब इस एक्ट की कुछ कमियां हैं, अब वो कमियां क्या हैं उसको देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कमियां क्या है ना। चलिए तो कमियां क्या है, पहली कमी की बात करते हैं, अधिनियम का पूर्ण केंद्रीकरण है। आपने देखा है जो भी है सब केंद्र के पास है, राज्य के पास उतना नहीं है। तो अधिनियम का एक संबंधित दोष यह है कि केंद्रीकरण हो सकता है जहां व्यापक शक्तियां केंद्र को प्रदान की जाती हैं और राज्य सरकार के पास कोई भी शक्ति नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार इसकी मनमानी और दुरुपयोग कर सकती है, जाहिर सी बातें कर सकती है। कोई आपका क्या आ गया, प्रोजेक्ट आया, स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया, लेकिन उसमें एनवायरमेंट का दोष लगा के क्या कर लेती है केंद्र सरकार, उसको रोक लेती है। या आपने देखा होगा मुंबई और आपका महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के बीच में लफड़ा, है ना। तो ये चीज है इसमें कमी। दूसरी है नो पब्लिक पार्टिसिपेशन, कोई सार्वजनिक भागीदारी नहीं है भैया, सब गवर्नमेंट के अंदर में ही है, कोई भी आपका वो नहीं है ना। द एक्ट ऑल्सो नथिंग एनी पब्लिक पार्टिसिपेशन, है ना, तो कोई भी आपका भागीदारी नहीं है, सार्वजनिक भागीदारी। दूसरा देयर इज अ नीड ऑफ इन्वॉल्वमेंट सिटीजन इन एनवायरमेंटल, है ना, एनवायरमेंटल बेसिकली प्रोटेक्शन टू चेक द आर्बिट्रीनेस एंड राइस अवेयरनेस। तो लोग जो हैं, है ना, प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नागरिकों को पर्यावरण के शामिल करने की आवश्यकता होगी। आप क्या कर सकते हो, वॉलेंटियर बना लो, है ना। जैसे आपने देखा होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वन मित्र करके होता है ना, वैसे ही इसमें भी कर लो तो क्या रहेगा, बढ़िया रहेगा। थोड़ा बहुत पेमेंट कर दो, आप इंसेंटिव दे दो कि भैया प्रोटेक्शन पर्यावरण के प्रति क्या करना है अपने को, एक प्रोग्राम चालू कर दिए, गवर्नमेंट प्रमोट करने लगे, है ना। तो वो चीज यहाँ पर हो सकती थी। इसी प्रकार इनकम्प्लीमेंट कवरेज ऑफ पॉल्यूटेंट्स, अब इसमें कई चीजें हैं, कई प्रदूषण वाली चीजें हैं वो नहीं लाई गई, जैसे आपका जो शोर होता है, नॉइस पोल्यूशन, अधिक बोझ वाला परिवहन, है ना, आपका ओवरबर्डन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये भी क्या है, एक तरह से ये भी तो पॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल ट्रेन में जगह होती है 60 की, बैठ के जाते हैं 300, है ना, तो वो भी आपका। इसके अलावा विकिरण तरंगे जो हो गई आपकी, है ना, रेडिएशन वेव्स हो गई, है ना, इन पे भी आपका ध्यान देना चाहिए, ये भी पर्यावरण को क्या करती हैं, प्रदूषित करती हैं। लेकिन प्रोटेस्ट एक्ट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब इसमें एक संस्था की जिसका नाम है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, नेशनल एनवायरमेंट एप्लीएट अथॉरिटी, NEAA। दूसरी है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जिसे NGT के नाम से जाना जाता है। और मेरे हिसाब से मैंने NGT आपको पहले भी पढ़ाया है, NGT क्या है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं नेशनल एनवायरमेंट अप्लीमेंट अथॉरिटी। ये कब बनाई गई, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई इस एक्ट के अंतर्गत, और 1997 में बनाई गई। याद रखिएगा 1997 में बनाई गई। की स्थापना राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की 1997 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। और NEAA was established to hear appeal regarding restriction of area in which industry, process or an operation shall not or shall be subject to certain safeguard under the Environment Protection Act 1986। तो बेसिकली इस संस्था में क्या कर सकते हो आप,
अपील कर सकते हो प्रतिबंध के संबंध में, है ना, प्रतिबंध के संबंध में अपील कर सकते हो कि भैया यहाँ पर एक उद्योग लग रहा है, उससे क्या होगा, उद्योग लगने से वहां के एनवायरनमेंट को हानि पहुंच सकती है। तो जो एक्टिविस्ट होते हैं वो यहाँ पर अपील कर सकते हैं, प्रूफ दे सकते हैं कि इसके बाद ये हो जाएगा। हो सकता है जो आपकी नेशनल एनवायरनमेंट एप्लीमेंट अथॉरिटी है वो क्या कर दे, इस पर संस्था पर बैन लगा दे, तो वो चीज कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा नेशनल एनवायरनमेंट ट्राइब्यूनल एनजीटी की बात करते हैं, है ना, was found to be inadequate giving rise to demand of the institution to deal with the environment is more efficiently and effectively, है ना। तो बेसिकली आपका जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है ना, ये 2010 में क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, नेशनल ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 में, याद रखिएगा, है ना। और इसमें भी क्या है, काफी चीजें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड होती हैं और ये काफी बड़े बड़े फाइन भी लगा देता है बड़ी बड़ी कंपनियों को। जैसे आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश में गैस लीक हो गई थी, है ना, पिछले साल की बात है, लॉकडाउन के पिछले, तो उसने फाइन भी लगाया था एनजीटी ने। या फिर जो पुरानी गाड़ियां हैं दिल्ली में, उस पर भी फाइन लगा दिया था कि 20 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेंगी, डीजल बैन है, 10 साल पुरानी गाड़ी, इस तरह से, है ना। इसी प्रकार अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एनजीटी आल्सो डील विद सिविल केस अंडर 6 अदर लॉ। तो ये एनवायरमेंट के साथ साथ जो आपके दीवानी मामले होते हैं उसको भी क्या करती है, सुलझाती है एनजीटी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसी में एनपीए से रिलेटेड महत्वपूर्ण सूचनाएं, नोटिफिकेशन इशू अंडर पीपीए। पहला है द कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 1991 विच रेगुलेट एक्टिविटी अलोंग कोस्टल स्ट्रेच। जो आपका तटीय क्षेत्र है उससे रिलेटेड एक आपका नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी हुई थी, कब, 1991 में, याद रखिएगा। फिर है दिसंबर 2018 यूनियन कैबिनेट अप्रूव कोस्टल रेगुलेशन जोन सीआरजेड। तो भैया दिसंबर 2018 में केंद्रीय कैबिनेट ने तटीय विनियम क्षेत्र अधिनियम को क्या किया था, मंजूरी दी थी। क्वेश्चन आ सकता है ना। इसके अलावा विकास परियोजनाएं अधिसूचना का प्रभाव का आंकलन भी कौन करता है, वो आपका इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन विच इंडिया इज सिग्निफिकेटरी। पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जिसका भारत एक हस्ताक्षर करता था, वो कौन कौन से थे जहां पर भारत शामिल हुआ था, है ना। सबसे पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना। ये कहां पे हुआ था, याद रखिए, विनिया कन्वेंशन कहते हैं इसे। और ये कब हुआ था, 1987 में। और किससे रिलेटेड था, डिप्लीकेशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर वियना कन्वेंशन हुआ था। कहां पर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, है ना। इसे कहा गया वियना कन्वेंशन भी कहा गया, वहां पे हुआ था 87 में। फिर हुआ आपका खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पर संचलन पर बेसल कन्वेंशन 1989 में, है ना। याद रखिएगा, बेसल कन्वेंशन हुआ था हजार्डस वेस्ट के लिए, जो हानिकारक वेस्ट होते हैं उनके निपटान से रिलेटेड। फिर आपका रोटरडैम कन्वेंशन 1998, फिर आपका स्टॉकहोल्म कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जो आपके कार्बनिक प्रदूषक थे उससे रिलेटेड कन्वेंशन हुआ था, कहां पे, स्टॉकहोल्म में। ठीक है, के बाद यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज पर 1992 पे हुआ था। यूनियन आपका जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ठीक है, इसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, जैव विविधता पर कन्वेंशन हुआ था 1992 में। फिर आपका यूएन कन्वेंशन हुआ था कॉम्बैट डीसर्टिफिकेशन 1994 में, बेसिकली मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए 1994 में हुआ था, उसमें भारत ने भाग लिया था, है ना। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट एंड द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन 1983-1984, है ना। एक ये कन्वेंशन हुआ था। इसमें क्या था, ये संस्था जो है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट 1993, ये 1985 में, के बाद 1987 में आपका क्या हुई, ऑपरेशन चालू हुआ, 83 में ये आपकी स्थापित हुई थी।
है ना। 85 में क्या हुआ, स्थापित हुई, 87 में प्रभाव में आ गया। और बेसिकली इसका क्या है, ITTO अंतरराष्ट्रीय व्यापार उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाने वाली लकड़ियों के उपयोग, उससे जुड़े संसाधनों के स्थायी प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर क्या करती है, चर्चा करती है। तो लकड़ी से रिलेटेड संस्था का नाम याद रखिएगा, ITTO। ITTO इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट, है ना, कब में आई, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा द सक्सेसर ऑफ एग्रीमेंट क्या बना, ITTA 1983 में, 1994 में फोर्स में आई, 1 जनवरी 1997 में। द ऑर्गेनाइजेशन हैज 57 मेंबर कंट्री, इंडिया इज रेटिफाइड द ITTTA 1996। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं, 57 सदस्य हैं, और भारत भी इसका सदस्य बना 1996 में। ध्यान रखिएगा, ITTA ध्यान रखिएगा, ITTA बेसिकली, है ना, इसका सदस्य रहा है भारत, है ना, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके रिलेटेड जो आपके संबंधित चीजें थी वो मैंने आपको डिस्कस की। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज। चलिए तो दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।